चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है पॉलिनोमियल कर रहे थे बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और इसमें हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? लास्ट क्लास में हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजक को हम लोग कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस इतना ध्यान रखना है कि दो समान पदों को ही हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, मतलब लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड भी कर पाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर पाते हैं। अगर हमारे पास एक दो टर्म ऐसे हैं जो असमान पद है, तो उसको ना ही हम लोग जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। तो यही चीज हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था क्लास स्टार्ट करने के पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्लास का। मैं रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ट्राई करोगे, बहुत समय नहीं लगेगा, इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है अभी। 3a माइनस बी प्लस 4 पहला ब्रैकेट में है, फिर माइनस का साइन दिया गया, फिर ब्रैकेट में लिखा गया a माइनस बी। ट्राई करो, पोल सेक्शन में लॉन्च कर दे रहा हूं। तो यहां पर बोला गया है 3a माइनस बी प्लस 4 में से आप a माइनस बी को घटाइए, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है ना। और यहां पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे लास्ट क्लास में कि पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को आप हटाओगे। अब ब्रैकेट को भी हटाने का कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। ट्राई करो। अच्छा, थोड़ा हड़बड़ी मत करो, आराम से क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि समय कम लगेगा तो बहुत जल्दी में आप कुछ भी आंसर कर दो, नहीं, ठीक है, आराम से करिए। और अभी तक दो आंसर आए हैं, दोनों ही आंसर गलत हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आराम से करें क्वेश्चन को, इतना कठिन नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, बस आप हड़बड़ी कर देते हो, इस कारण से आंसर गलत हो जाता है। तो अभी कुछ आंसर सही आए, ठीक है। और काफी सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज आप थोड़ा क्लास को पहले ज्वाइन करो, है ना, ताकि ये सारी चीजें रिवीजन भी करवाई जाती है, छोटा सा चीज छूटना नहीं चाहिए आपको। बस 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले ज्वाइन करोगे, रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं 15 सेकंड में एंड करूंगा। अभी 3 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, ऑलमोस्ट सभी का आया है, लेकिन इसमें आंसर गलत आए हैं, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आंसर गलत आए हैं, जबकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया था। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। यहां समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सारी चीजों को मिटा। मैं कह रहा हूं 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को घटाना है, यही बोला ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ब्रैकेट को सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ब्रैकेट को मैं रिमूव करूंगा, ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा। तो पहले वाले टर्म को देखिए, इस ब्रैकेट को देखिए। अब इस ब्रैकेट में मुझे क्या दिख रहा है, इस ब्रैकेट के आगे आप देखोगे तो कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं। और कोई भी चिन्ह नहीं होने का मतलब पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। और ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन है या कोई भी चिन्ह नहीं है, तो उस ब्रैकेट को सीधे सीधे हम लोग रिमूव कर देते हैं। पहला रूल यही ध्यान रखना था आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटा दूंगा, तो 3a माइनस बी प्लस 4 बन जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्लस का साइन अगर बाहर में रहेगा या कोई साइन नहीं रहेगा तो वो काफी सिंपल है, ब्रैकेट को हटा। अब अगर दूसरे वाले ब्रैकेट को आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। और माइनस के साइन के लिए मैंने एक स्पेशल बताया था कि जब भी ब्रैकेट के आगे अगर आपको माइनस का साइन दिखेगा, ब्रैकेट को रिमूव करते वक्त आप क्या करते हो, साइन को बदल देते हो, चिन्ह को बदल देते हो, है ना। इसका मतलब ए मुझे पॉजिटिव दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा माइनस का ए। और बी कैसा दिख रहा है, बी के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का बी बन जाएगा प्लस का बी। यहां तक समझ में आया, यस या नो? ये समझ में आया या नहीं आया? लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, और अगर डाउट है तो डी लिखिए। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर इसके आगे आप देख लो। आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का भी है और यहाँ पर प्लस का भी है। मुझे इतना बताओ कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं -5
प्लस 5, इसका आंसर आप लोग देख सकते हो या नहीं दे सकते? -5 + 5। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक घट के 0 हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा 0 हो गया, है ना। उसी तरीके से बी और -b को देखिए, इसको मैं सीधे सीधे कैंसिल कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्या बताया था, सेम क्वांटिटी अगर अपोजिट साइन के साथ हो, मतलब सेम चीजें हैं, एक में पॉजिटिव का साइन एक में नेगेटिव का साइन है, तो उसको मैंने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया। मतलब बी का टर्म तो आने वाला नहीं है ना, बी तो कैंसिल हो गया हमारा। अब 3a - a को देखो, 3a में से a घटेगा क्या? तो 3a और a समान पद है, और 3a में से a को मैं घटाऊं, देखो साइड में मैं लिख भी दे रहा हूँ, 3a में से अगर मैं a को घटाऊं तो आप बोलोगे सर ये मिलेगा हमारे पास 2a, है ना। तो यहाँ तक तो आप लिख दोगे सर 2a। और क्या बचा, b तो कट गया हमारा, एक प्लस का 4 बच रहा है, तो आप बोलोगे सर 2a + 4। आंसर क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी कितने बच्चों के आंसर? काफी कम आंसर आया था ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट क्लास में पूछा था, काफी बच्चों के आंसर गलत थे, इसलिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें भूलनी नहीं है आपको, है ना। ये नहीं कि क्लास में आप बस यस कहते हो फिर भूल जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। देख रहे हो आपसे गलतियां हो रही है, क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आया? बताइए, समझ में आया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आज हमें नया क्या पढ़ना है। क्या हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल तो हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी तक देखो हमने बस पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए या बहुपद को पढ़ने के लिए जो जरूरी कंसेप्ट थे छोटे छोटे, जैसे आप बीजीय व्यंजक ले लो, अंकगणितीय व्यंजक ले लो, संक्रिया, चर, अचर, पद क्या होते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, संख्यात्मक गुणांक, ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ये हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोगों ने अब तक देखे। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट बहुपद होता क्या है, बहुपद का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। देखो अगर मैं सिंपली बोलूँ ना, तो बहुपद एक टाइप का बीजीय व्यंजक ही है, बीजीय व्यंजक का ही एक प्रकार है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं x² + 5, और अभी मैं आपसे पूछूं कि यह क्या है, आप सभी लोग मुझे बताना क्या यह एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो। मैं बीजीय व्यंजक पूछ रहा हूँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल भी है, एक्स का भी टर्म दिख रहा है, चर भी है, कांस्टेंट भी है, तो आप बोलोगे सर हमारा ये क्या है, प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। और यह जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद भी होगा, ठीक है। क्यों होगा अभी देखेंगे। तो बीजीय व्यंजक का ही टाइप होता है बहुपद। तो क्या सारा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। सारा बीजीय व्यंजक, जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं, सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं √x + 3, तो यह वाला जो यह बीजीय व्यंजक तो है, डेफिनेटली आप बोलोगे सर ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो यही चीज हमें समझना होगा कि कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये पढ़िए, देखो क्या लिखा गया है। बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो भी बीजीय व्यंजक तो आप पहचान लोगे, आइडेंटिफाई कर लो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सा है। तो यहां पर क्या लिखा गया, बीजीय व्यंजक में अगर चर के सभी घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएंगे। मतलब आप बोलोगे सर बीजीय व्यंजक क्या है, जहां पर चर अचर एक दूसरे से संक्रियाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। चर क्या होता है, जो भी अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं, XYZ, या फिर जरूरी नहीं कि सिर्फ XYZ, ABC, या जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, सारे के सारे वेरिएबल में आएंगे, चर में आएंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट को देखिए। पूर्ण संख्या को आप W से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको आप होल नंबर कहते हो, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, पहला होल नंबर, पहला पूर्ण संख्या क्या होगा, ये सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? पवन कह रहे हैं 0। तो आप बोलोगे सर पहला पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से अगर मैं लिखते जाऊं अनंत तक, तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या होंगे, ठीक है।
तो हमारे पास हमें कहा क्या गया है कि बीजीय व्यंजक में अगर चर का घात या घातांक अगर पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 2, मुझे बताइए ये वाला जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यह बहुपद है या नहीं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या है, देखिए कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर चर क्या है। आप बोलोगे चर से हमारा सर हमारा यहाँ पर x है। अभी समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा नितिन, यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है। अब यहाँ पर मुझे मुझे क्या देखना है, चर का घात देखना है। तो चर का घात देखिए क्या है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2। तो 5 क्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। 2 भी एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक होल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल सर यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चर लिखे गए हैं, जितने भी वेरिएबल लिखे गए हैं, उन सभी वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर है। क्लियर हुआ? अच्छा, माइक बंद कर दीजिए जिनका ही माइक ऑन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख लूं 5y का पावर 9 प्लस 8y, यहां मुझे बताइए यह बहुपद है या नहीं है, बस आइडेंटिफाई करके बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा y है। ठीक है, हमें हमेशा चर को देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। हाँ बिल्कुल है। आप बोलोगे सर यहाँ पर y है, y का घात क्या है 9। दूसरे वाले टर्म को देखिए, y का घात कितना है 1। तो 9 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जितने भी घात हैं हमारे, वो घात क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल वह एक पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। ठीक है, और मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ ऐसा भी उदाहरण लिखूंगा जो बहुपद नहीं होगा। पहले ये समझ लो कि बहुपद कौन सा होगा, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12m का पावर 3 प्लस 8m प्लस 7, अगर मैं ऐसे लिख दूं, यह बहुपद होगा या नहीं होगा, आप लोग बताओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, यह वाला बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात देखिए चर का, तो आप बोलोगे 3 एक पूर्ण संख्या है। नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल होगा। ठीक है, यह एक पूर्ण संख्या है, W है, होल नंबर है, बिल्कुल। 8m में देखो यहाँ पर पावर कितना है, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है ना, पावर 1 है, तो यह भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यह भी है। और यहाँ पर तो चर है नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, एक अचर है, तो अचर भी हमारा रह सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो अचर है हमारा। तो जहां भी चर है हमारा, जो हमारा वेरिएबल था, इसका जो घात था हमारा, वो एक पूर्ण संख्या ही थी, है ना, पूर्ण संख्या था। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। ठीक है, यह भी एक बहुपद है। समझ में आया? तो यह भी एक बहुपद था। यस और नो? ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं कि ये लिख के, अगर मैं आपसे ऐसे लिख दूं x का पावर -3 प्लस 8, बस इतना लिख दूं, x का पावर -3 प्लस 8। अब आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पर चर का घात देखूं तो ये घात मुझे -3 दिख रहा है। आप लोग मुझे बताओ, -3 एक पूर्ण संख्या है क्या? एक पूर्ण संख्या है? आप बोलोगे नो, नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आ जाए, नेगेटिव घात अगर आ जाए, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो आपने लिखा, ये बीजीय व्यंजक तो है, ध्यान देना, ये बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या होता है? बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। मैं एक और लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख दू 5x का पावर -2 प्लस 8x का पावर 3 प्लस 7, यह बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर सारे चर को देखिए, अगर कहीं पर भी एक जगह नेगेटिव पावर आ जाता है, ऋणात्मक पावर आ जाता है, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आप बोलोगे सर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x का जो पावर है, पहले वाले टर्म में x का जो पावर है -2 है, ये कैसा है, ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। समझ में आया? यह वाला बहुपद नहीं कहलाएगा, तो हम इसको कहेंगे यह बहुपद नहीं है हमारा।
ठीक है, सिंपल। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना, इसलिए एक एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ गया। तो नेगेटिव पावर रहेगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, नेगेटिव पावर का मतलब पता है आपको, चैप्टर नंबर 1 में याद करो, मैंने आपको बताया था। हाँ, रूट वाला भी कंसेप्ट देखेंगे नितिन। आपको बताया था कि एक्स का पावर -2 होने का मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का पावर 2 नीचे में, हर में पावर 2 हो जाएगा। आप याद करो, इसको नोट कर लो, अगर आपने नोट नहीं किया था पिछले बार। एक्स का पावर -m कहने का मतलब 1/x का पावर m हो जाता है। मतलब अगर हर में आपको अगर कुछ पावर दिखते हैं पॉजिटिव, तो उसका मतलब वो नेगेटिव पावर है। तो अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं 5/x + 7, तो ये वाला मुझे बताइए, ये बहुपद होगा क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 1/x, समझिएगा, +7। चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में करता हूँ। 5/x + 7, इसको ले सकते हैं 5 × 1/x + 7। अब ये हमारा क्या बन गया, 1/x कहने का मतलब हो गया x का पावर माइनस का 1, मतलब ये हमारे पास 5x का पावर -1 + 7। अब हमें क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो घात है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब हर में अगर चर आ गया, हर में चर है, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट नोट किया कि अगर हर में अगर चर है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? डेनोमिनेटर, हर का कहने का मतलब डेनोमिनेटर, अगर नीचे में वेरिएबल है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? इतना समझ में आया? तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं a² + b² + 5/x², ये बहुपद होगा क्या? पहले सीख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन तो काफी सारे पूछूंगा। आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे में पावर 2 दिख रहा है, हर में, है ना, नीचे में वेरिएबल आ गया। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा, a² + b² + 5, और x का पावर ये -2 है। समझ में आया? ये x का पावर -2 है, नेगेटिव पावर। और नेगेटिव पावर आ जाने के कारण क्या कहेंगे, ऋणात्मक पावर आ जाने के कारण क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नहीं दिख रहा था कि नेगेटिव पावर, लेकिन हर में पावर है, इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया। क्लियर? ये समझ में आ गया? कभी डेनोमिनेटर में कभी पावर रहेगा, मतलब कुछ भी हर रहेगा, तो वो नहीं कहलाएगा बहुपद। चलो अभी और देखते हैं। अब अगला टाइप, अगर मैं ऐसे लिख दूं और सारे को मैं कंबाइन करूंगा थोड़ी देर में, एक्स का पावर 3/5, चलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, मैं लिख रहा हूं एक्स का पावर 3/5 + 7, छोटा छोटा उदाहरण से सीखते हैं। मुझे बताइए यह बहुपद है क्या? आप क्या करोगे, आप देखोगे वेरिएबल क्या है सर हमारा, यहाँ पर वेरिएबल है हमारा एक्स। एक्स का पावर देखो ना, एक्स का घात देखो, एक्स का घात कितना है, एक्स का घात 3/5 है। और 3/5 पूर्ण संख्या है क्या? 3/5 एक पूर्ण संख्या है? आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, 3/5 पूर्ण संख्या है? नहीं है। आप बोलोगे सर a/b के रूप वाला संख्या, या याद करो p/q के रूप की संख्या। इसको हम लोग क्या कहते थे, भिन्न कहते थे, या परिमेय संख्या कहते थे। ठीक है, भिन्न। तो कोई भी भिन्न अगर रहेगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होता। अगर मैं लिख दूं 2/3, 3/5, 7/9, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये के सारे पूर्ण संख्या में नहीं आएंगे। पूर्ण संख्या सिंपली याद रखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होते हैं। ठीक है, अनंत। तो आप बोलोगे सर 3/5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। समझ में आया? तो कभी भी अगर भिन्न दिख जाएगा पावर में, तो वह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। यहां से हमको यही क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं कुछ और यहाँ पर लिख रहा हूँ उदाहरण। ठीक है, इसको मिटाकर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2x का पावर 3/5 + 8, x का पावर, यहाँ पर मैं पावर लगा दिया 9। यह बहुपद होगा क्या? हमें एक जगह भी दिख गया ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पावर से 3/5 है, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 7x, बार बार x नहीं लिखते, कुछ और वेरिएबल लिख देते, चलो 7a, यहाँ पर लिख दिया 7a² + 9b², ये बहुपद है क्या?
ये मुझे बताइए। अब मैं मिक्स पूछूंगा क्वेश्चन, ये बहुपद है क्या? तो हाँ, यह बहुपद है, बिल्कुल यह एक बहुपद है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जितने वेरिएबल है, यहाँ पर ए का पावर 2 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पावर 2 दिख रहा है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव दिख रहे हैं, पूर्ण संख्या है, तो हाँ यह एक बहुपद होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दू 7m का पावर 1/2 प्लस 8m का पावर 2, यह बहुपद होगा क्या? यस और नो? तो पवन कह रहे हैं नहीं, नहीं सुनील भी कह रहे हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 1/2 है ना, तो पावर क्या दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है, अभी बड़ा दिख रहा है। चलो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1/2 दिख जाने के कारण क्या हुआ? एक भिन्न आ गया, तो 1/2 p/q का रूप का संख्या दिख गया, पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं होगा। ठीक, सिंपली समझ में आ गया, क्लियर। चलो, तो अब यहां से आप पहचान लोगे कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और चीज नोट करिए, सभी लोग नोट करिएगा। कभी भी अगर मैं लिखूं रूट का x वर्गमूल x, इसका मतलब होता है x का पावर 1/2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं रूट का 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 का पावर कितना है? 5 का पावर 1/2 है, क्लियर। अगर मैं लिखता हूं ए का पावर रूट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का पावर कितना है? तो आप बोलोगे सर ए का पावर 1/2 है, क्लियर है। तो कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब उस क्वांटिटी के ऊपर पावर 1/2 है, क्लियर। तो अगर मैं सिंपली ऐसे पूछ लूं आपसे कि रूट एक्स प्लस का 8, यह एक बहुपद है क्या? यस और नो? यस या नो? तो आपको साफ यहां पर अब दिख रहा होगा सर, रूट एक्स प्लस 8 कहने का मतलब एक्स का पावर 1/2 प्लस 8। अभी तो आपने बताया कि रूट एक्स कहने का मतलब 1/2 पावर, और 1/2 पावर कहने का मतलब भिन्न, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्लियर। तो ये बहुपद नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो मुझे बताइए, कभी मैं अगर ऐसे लिख दूं, अच्छा ये वाला टॉपिक रिपीट कर दूं। अच्छा वर्गमूल वाला कर रहे हो क्या नितिन? वर्गमूल वाले की बात कर रहे हो क्या? क्योंकि टॉपिक तो हमने अभी तक काफी सारी चीज कवर कर ली है। ठीक है, वर्गमूल वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं था नितिन, शायद आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो इसमें बस इतना समझिएगा, ये जो ऊपर लिखा गया है अभी आपके सामने, इसको तो आप नोट कर लो पहले, कि किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर वर्गमूल लगाया गया है, मतलब उसके पावर 1/2 है उस पर। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 7 का पावर, 7 पे रूट वर्गमूल 7, इसका मतलब कुछ नहीं है, 7 का पावर बस 1/2 किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो अगर मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि रूट एक्स प्लस 9 यह बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 प्लस का 9, और यहां से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स का जो पावर है, चर का जो घात है, वह 1/2 है। चर का जो घात है, पूरा लिख दो, चर का जो घात है वो 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ, तो कोई भी डाउट है तो ऐसे पूछ भी लिया करो। अभी चलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपने समझ लिया, उदाहरण अभी भी और करें। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। अगर मैं लिखता हूं, मैं 2-3 बहुपद यहां पर लिख दिया। अच्छा अभी क्लास काफी लंबी चलेगी, अभी गुड नाइट बाय बाय नहीं लिखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2-3 बहुपद लिख दिया, 5x प्लस 8, यहाँ पर लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस 3। अब ये दोनों ही बहुपद है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोनों ही जगह चर का जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर मुझे किसी एक के बारे में बात करनी, तो मैं कैसे बात करूंगा? जैसे कि आप में से किसी भी एक बच्चे को मुझे बुलाना हो, तो मैं आपका नाम लूंगा ना। जैसे ही मैं आपका नाम लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? आप स्कूल भी जाते हो तो आपको फ्रेंड आपके नाम से बुलाते हैं, जैसे ही वो आपके नाम बोलते हैं आप समझ जाते हो कि मेरे बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम हर एक बहुपद को एक नाम देते हैं। अब नाम कैसे देंगे? आप कुछ भी इंग्लिश का अल्फाबेट ले लो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया पी, इसको मैंने पी लिख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर क्या यूज किया गया है?
इसमें वेरिएबल क्या यूज किया गया है, कौन सा चर यूज किया गया, आप बोलोगे एक्स, तो आप ब्रैकेट में एक्स लगा दो, पी एक्स। तो ये पी एक्स के बारे में करें, ठीक है। जैसे ही मैं पी एक्स लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऊपर वाले बहुपद की बात कर रहा है। अब इसका नाम क्या दूं, इसके लिए मैं एफ लिख देता हूँ, और यहाँ पर चर क्या है, आप बोलोगे सर इसका भी वेरिएबल हमारा एक्स ही है ना, यहाँ पर भी एक्स है, एफ एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं कहते हो, एक्स ही कहोगे, तो आप बोलोगे सर एफ एक्स। तो ऊपर वाले को मैं पी एक्स कहूंगा, नीचे वाले को मैं एफ एक्स कहूंगा। तो इस टाइप का आप लिखे हुए कई बार देखते हो, है ना, पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 9m² प्लस 8m+3, इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका अगर मैं नाम देना चाहूं तो क्या मैं इसका नाम दे सकता हूं पी एम, ऐसे पी नाम दे दिया और एम उसका वेरिएबल लिख दिया, मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है ना। सिंपली समझ में आ गया कि ये पी ए बी सी आगे जो आपको दिखता है ये बस एक नाम होता है, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल यूज होता है कि कौन सा वेरिएबल आप उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपको काफी सारे दिख रहे होंगे उदाहरण, जैसे यहाँ देखो, आप इन सभी उदाहरण को देख के बताओ ये सारे के सारे बहुपद हैं क्या। पहले उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण नंबर 1, पी एक्स। एक्स क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें बहुत चर जो है हमारा एक्स यूज होगा। तो आप बोलोगे सर 7x में x का पावर 1 है, जो कि पूर्ण संख्या और एक अचर है, एक कांस्टेंट है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा, क्योंकि सारे के सारे जगह पर जहां पर भी हमारा चर आया, जहां पर भी हमारा वेरिएबल आया, उसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या था। उदाहरण 2 को देखिए, यहां पर p लिख दिया और यहां पर y लिखा, मतलब हमारा जो वेरिएबल है y होने वाला है, y का पावर 2 पूर्ण संख्या, यहाँ पर y का पावर 1 पूर्ण संख्या, और यहाँ पर तो एक कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे यह भी एक बहुपद है, क्योंकि सभी जगह पर जो हमारा पावर है, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारा पावर है, ये 2, हमारे पास यहाँ पर 1, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है। उदाहरण 3 को देखिए, QT लिख दिया, है ना, QT में सिर्फ t वेरिएबल है हमारा और 3t, तो ये बहुपद है क्या, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि t का पावर 1 है, हमारा चर का पावर 1 है, और एक एक पूर्ण संख्या है, एक एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बहुपद है, यस, समझ में आया। तो ये तीनों के तीनों बहुपद होंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको बस y या n में लिख के बताना है कि वो बहुपद है या नहीं है, ठीक है। मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रूट का m+3m, यह बहुपद है, यस और नो, नहीं। तो पवन, नितिन, सभी का आंसर है नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है, नहीं होगा, क्योंकि हमें कह सकते हैं, रीजन भी समझना। आप इसको लिख सकते हो सर, ये जो हमारा m का पावर 1/2 है प्लस 3m, या मुझे याद है कि सर वर्गमूल वाला अगर चर का आ गया कुछ पार्ट, वर्गमूल के अंदर कोई वेरिएबल लिखा गया है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे सर वो बहुपद नहीं होगा, सिंपली याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर m का पावर 1/2 हो जाने के कारण यह पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलो अगर मैं यहां पर लिखूं 7x² प्लस 9a+b+c, यह बहुपद है क्या। आप बोलोगे सर जहां ये वेरिएबल तो इसमें काफी सारे आ गए, एक्स ए बी सी, काफी सारे बहुत वेरिएबल आ गए, लेकिन सभी वेरिएबल पे देखो पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है। मतलब ए बी सी का पावर 1 है और एक्स का पावर 2 है, सारे के सारे पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कह सकते हो होल नंबर, है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यह एक बहुपद होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 7x का पावर -3 प्लस 8x, यह बहुपद होगा क्या, +8x, नहीं, पवन कह रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक पावर -3, तो नेगेटिव पावर हो गया, तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, कभी भी अगर आपके पास जो घात है हमारा, होने तो चाहिए, अगर कोई आपसे पूछे क्या होना चाहिए, तो आप बोलना चर का जो घात है पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी a/b के रूप की संख्या नहीं हो सकती, तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये नहीं होने चाहिए घात, ठीक है। ये मत सोचना कि ये होने चाहिए, ठीक है, उल्टा नहीं करना, ये नहीं होने चाहिए, मैं पूरा क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
इससे आपको याद रखना है, कभी भी चर का जो घात है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, p बटा q का रूप का संख्या नहीं होना चाहिए, हर में चर नहीं आना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5+9y/x, ये बहुपद है क्या? तो नहीं, एक बहुपद नहीं है। कोई रीजन आपसे पूछना तो आप बोलना कि सर हमारा चर में जो है, सॉरी हर जो है डेनोमिनेटर में एक वेरिएबल आ गया जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? सारा कंसेप्ट समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल में, ठीक है? चलिए, अब पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको पहचानना है कि दिया गया जो टर्म है वो बहुपद है या नहीं है, यस और नो। अगर आपको लगता है कि वर्गमूल y एक बहुपद है तो आप ऑप्शन ए कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि एक बहुपद नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी करिएगा, ठीक है? बस दो ही ऑप्शन। वर्गमूल y के बारे में पूछा जा रहा है, वर्गमूल y अभी मैंने डिटेल में आपको सिखाया है। वर्गमूल y लिखने का मतलब आप देखो कि y का पावर क्या है, इस बॉक्स में आपको सोचना है, फिर आगे किस चीजें आप सोचो। अब ये सारे क्वेश्चन में अगर आप मेरी बातें क्लास में ध्यान से सुन रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन में गलती तो नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलो, अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में या क्लास में ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आप बिल्कुल समय बचा सकते हो। चलो, तो 10 सेकंड और है, अगर नहीं हुआ 10 सेकंड में ट्राई करो करने की। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसको समझ लेते हैं। चलो, अभी चैट में आंसर लिख के बताओगे? ऐसे मैक्सिमम आंसर सही आए, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये मैंने काफी डिटेल में आपको बताया भी है। अगर मैं वर्गमूल y लिख दूं तो आपको पता है कि वर्गमूल y लिखने का मतलब क्या हुआ सर? y का पावर कितना? y का पावर 1/2। क्लियर है? अब यहीं से मुझे दिख गया कि सर चर का जो घात है वो क्या है? चर का घात 1/2 है, और 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर है क्या? आप बोलोगे सर होल नंबर नहीं, और होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है? तो ये बहुपद नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछता कि क्या वर्गमूल y एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो? ये तो समझ में आ गया कि बहुपद नहीं है, क्या यह बीजीय व्यंजक है क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? देखो, जब मैं बीजीय व्यंजक आपको पढ़ा रहा था ना, उस वक्त मैं कभी कुछ कंडीशन आपको बताया, आपको कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब कभी भी अगर वेरिएबल किसी भी टाइप से कांस्टेंट के साथ ऐड रहे, किसी भी संक्रिया के साथ, वो सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा। याद करो, जब मैं एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था बीजीय व्यंजक, तो वहां कुछ कंडीशन नहीं बताया। इसका मतलब कुछ भी मैं लिख दूं, मैं लिख दूं x का पावर 1/2 + 8 बीजीय व्यंजक है, आप बोलोगे सर हाँ सर ये बीजीय व्यंजक है ना? मैं लिख दूं x + 8y बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है? मैं लिख दूं x का पावर -3 + 9y बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। तो ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन ये सारे के सारे बहुपद नहीं। समझ में आया? तो बीजीय व्यंजक में, फिर से सुनना, बीजीय व्यंजक में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या है वह वाला बहुपद कहलाएगा, और अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा। समझ में आया? अब क्लियर हो गया कि क्या अंतर हुआ? समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है तो रिपीट करने बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बीजीय व्यंजक में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होगा वह वाला बहुपद कहलाएगा, ठीक है? और अगर पावर नेगेटिव है, भिन्न है, तो वो बीजीय व्यंजक तो होगा ही, ठीक है? वो तो हमने ऑलरेडी देख ही रखा है, ठीक है? इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में आप सिंपली कह सकते हो अलजेब्रिक, सिंपली देखो, आप इतना ध्यान रखो, डेफिनेशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। सिंपली आप कह सकते हो सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वैसे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर हो, है ना? पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या? होल नंबर, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर नेगेटिव आ जाता है पावर,
या फिर फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7y लिख दूं, तो ये जो है, चलो मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7y लिख दूं, तो ये वाले को आप बोलोगे सर ये बहुपद भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, समझ में, पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्लियर हुआ? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला जो चीज है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स में भी किस बेसिस पर पढ़ने वाले हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखने वाले हैं पदों की संख्या के आधार पर। मुझे बताइए, क्या आपको मैंने ये बताया था कि बीजीय व्यंजक में जो टर्म्स होते हैं, हमारे जो पद होते हैं, वो प्लस के साइन और माइनस के साइन के द्वारा अलग किए जाते हैं। टर्म्स को गिनने के लिए बताया था ना कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने पद हैं, तो आप देख के बता देते हो, काउंट कर लेते हो कहाँ कहाँ पर प्लस माइनस आया सर, है ना, तो आप देख के बता दोगे कि कितने टर्म्स हैं। बताइए, अगर मैं कुछ भी बहुपद लिख दूं या एक्सप्रेशन लिख दूं, तो आप लोग हर एक बच्चे गिन के बता दोगे कितने टर्म्स हैं। तो बस एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 9x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, मुझे बताओगे यहाँ पर कितने टर्म है? 3 टर्म है। आप बोलोगे सर प्लस माइनस से अलग होते हैं ना, तो आप मुझे कह रहे हो एक प्लस यहाँ पर दिख रहा है, एक माइनस यहाँ पर दिख रहा है, तो 1 2 3, 3 पद, ठीक है, 3 टर्म है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, पदों के आधार पर बहुपद को अगर बांटोगे ना, तो काफी जरूरी कि सिर्फ 3 ही टाइप के होते हैं। अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, अगर हमारे पास किसी बहुपद में सिर्फ एक पद रहेगा, तो उसको आप एक पदी कहोगे, नाम से क्लियर है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। तो एक पदी में कितने पद रहेंगे? एक टर्म रहेंगे, ठीक है, सिंपली आप कहोगे सर एक पद रहेगा। तो आप लोग बता सकते हो द्विपदी में कितने टर्म रहेंगे, बाइनोमियल में कितने टर्म रहेंगे? सिंपल सा है जवाब। किसी भी द्विपद में, नाम से क्लियर, द्विपद दो पद, तो बाइनोमियल में क्या होंगे? दो टर्म होंगे, दो पद होंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल में, त्रिपदी में कितने टर्म होंगे? आप बोलोगे सर 3 पद होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं सर, अगर किसी बहुपद में सिर्फ एक पद रहेगा तो उसको एक पदी कहेंगे, अगर दो पद रहेगा उसको द्विपदी कहेंगे, और अगर 3 पद रहेगा उसको त्रिपदी कहेंगे, ठीक है, और 3 से ज्यादा रहेगा तो उसको जनरल बहुपद कह देंगे, ठीक है। अगर मान लो 10 पद रहेगा, 10 पद है तो बहुत सारे पद है ना, तो आप कहोगे उसको जनरल बहुपद है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पदी द्विपदी और त्रिपदी बहुपद है या नहीं है? एक पदी द्विपदी या त्रिपदी वो बहुपद के प्रकार ही है ना, तो बहुपद भी है ना। तो अगर 3 टर्म रहेगा तो वो त्रिपदी ही है और वो बहुपद भी है, ठीक है। और अगर 10 टर्म रहेगा तो आपको अगर उसको सर स्पेशल कुछ नाम नहीं देते, सिंपली बहुपद कर देंगे, ठीक है। चलो एक एक करके डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ऐसे देखिए, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, या कह सकते हैं जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म, तो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं या एक पदी कहते हैं। तो क्या आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं, ये सारे में आपको क्या एक ही टर्म दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर ये सिंगल टर्म है, एक टर्म है 7x। ऐसा नहीं कहोगे ना 7 और x दो टर्म है, ऐसा कहोगे क्या आप लोग? ये सिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले, तो ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। आप बोलोगे 7x सिर्फ एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म, y एक टर्म, माइनस का 3t एक टर्म, तो आप बोलोगे सर ये तीनों के तीनों क्या है? एक पदी। समझ में आया? क्लियर हुआ? मोनोमियल हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5m, जितना मर्जी उतना उदाहरण लिख सकते हो, 5m, आप बोलोगे सर ये एक पद ही है। मैं लिख दूं ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये एक पद ही है, एक एक टर्म है ना, सिंगल सिंगल टर्म है तो एक पद ही है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मैं बोलूं द्विपदी, तो आपके नाम दिमाग में आ जाएगा सर दो पद होने चाहिए, उदाहरण लिख दो आप। उदाहरण में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी। ये क्या है? द्विपदी है, दो टर्म है, बाइनोमियल है। अगर मैं लिख दूं 5x प्लस वाई, तो आप बोलोगे सर 5x प्लस वाई क्या है? ये द्विपदी है, दो पद दिख रहे हैं। अगर मैं लिख दूं 9x वाई प्लस 8, मुझे बताइएगा ये द्विपदी है या नहीं है? 9x वाई प्लस 8 ये द्विपदी है या नहीं है? यस और नो? बिल्कुल, यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है ना, प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक टर्म ये दिखा दिखा, दो टर्म ये दिखा, दो पद है, तो दो पद है तो इसको द्विपदी कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो 7x प्लस 1, है ना, यहाँ पर जितने भी उदाहरण लिख के दिखाए गए,
7x+1, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, दो टर्म है ना, तो आप बोलोगे सर ये बहुपद है, सॉरी द्विपद है। क्यू वाई, यहाँ पर देखो दो टर्म है, y-3, तो आप बोलोगे सर दो टर्म है। अच्छा क्यू एक्स को देख के बताओ क्या ये द्विपद है क्या? ऑप्शन नंबर 3 को देख के बताइएगा आप, ये द्विपद में क्यों लिखा गया है? देखो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझिएगा यह भी एक द्विपद है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि 3x और 4x एक समान पद है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 5 + 4x और 3x को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 7x, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, दो पद, ठीक है, ये बस तीन पद के टर्म में आपको लिखा गया था, लेकिन अभी आप इसको सिंप्लीफाई किया जब आपने, तो आपको ये दिख रहा था हमारा सिर्फ दो पद है सर, क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो गए, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और करूंगा, आप बोलोगे सर ये दोनों समान पद थे और ये दोनों ऐड हो गए, तो ऐड होकर 7x बन गया, है ना, तो आप बोलोगे सर अभी हमारे पास कितने पद दिख रहे हैं, एक और दो, तो हम कहेंगे यह भी द्विपद है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ में आया? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 9x - 3 + 3, ये इसको आप क्या बोलोगे, इस वाले टर्म को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सर ये हमारा 3 से 3 तो कट जाएगा, बचा क्या 9x, सिर्फ एक पद है ना, एक पद बचा, तो इसको आप कहेंगे मोनोमियल, है ना, या हिंदी में क्या कहेंगे, एक पद ही कहेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर तीन पद दिख रहा था शुरू में, लेकिन ये तीन पद है नहीं, वो तो कट गया ना, -3 से 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान देना है, सिर्फ काउंटिंग नहीं करना है, अगर कुछ समान पद दिख रहे हैं तो उसको जोड़ घटाकर सिंप्लीफाई कर लेना है, पहले सरलतम रूप में लाओगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसके बाद देखोगे। अब यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो अब मैंने बोला कि दो पद है सर यहाँ पर, तो बाइनोमियल होगा, यानी द्विपद होगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? चलिए और उदाहरण से कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म आ गया, ठीक है, तीन पद आ गए, तो उसको क्या कहेंगे? आपको पता है तीन पद रहेंगे तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे, ठीक है। उदाहरण देख लो। अच्छा इस वाले उदाहरण को जब आप देखोगे ना, ऑप्शन उदाहरण एक को कुछ अलग दिख रहा है क्या? यहाँ पर दो वेरिएबल लिखा गया p(x, y), ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि इस वाले बहुपद में दो वेरिएबल यूज किए गए होंगे, दो चर यूज किया गया, 7x + y, देखो x भी आ रहा है y भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x भी लिख दिया और y भी लिख दिया, ठीक है। तो दो वेरिएबल आ रहा था, दो चर आ रहा था, तो एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। अगर एक आता था तो एक लिखते थे, ठीक है। इसको मिटा, अब यहाँ पर सभी को देखो तो आपको सभी में क्या दिखेगा, थोड़ा मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ, अभी दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा सर 1 2 3, ये आपस में कुछ ऐड हो रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं ऐड होंगे, सारे के सारे असमान पद है। तो यहाँ पर मैं अगर पूछूं कि पदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3 पद है सारे, ठीक है। और 3 पद है तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे या फिर त्रिपदी कहेंगे, कुछ भी आप कह सकते हो, ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर 1 2 3, प्लस या माइनस से अलग होते हैं टर्म्स, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी मुझे 3 टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी तीसरे वाले उदाहरण को देखो तो 1 2 3, 3 टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर भी कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, सारे के सारे असमान पद है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, त्रिपद कहलाएंगे। क्लियर? अब समझ में आया? इतना क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। अभी देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, अगर 3 से अधिक पद रहेंगे तो? सिर्फ 3 ही टाइप के नहीं पॉलिनोमियल होते हैं, अगर मैं मान लू अगर 10 पद लिख दूं तो उसको आप कहोगे, जनरली ऐसे भी समझिएगा, अगर किसी भी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हो, 4 पद हो जाए, 5 पद हो जाए या 10 पद हो जाए, कितना भी 3 से अधिक, तो उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसमें हम कह देते हैं सर बहुत सारे पद आ गए, तो उसको इन जनरल बहुपद कह देते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो यहाँ पर मुझे कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 पद दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे सर ये एक बहुपद है। यहाँ भी मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, 4 टर्म दिख रहा है, तो हम कहेंगे एक बहुपद है। यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5, कितने टर्म दिख रहे हैं, 5 टर्म दिख रहे हैं, 5 टर्म दिख गए तो हम कहेंगे सर ये सारे के सारे क्या है, बहुपद कहलाएंगे। कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, एक पदी द्विपदी या त्रिपदी नहीं कहेंगे इसको, इसको जनरली बस बहुपद कह देंगे। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? किसी बहुपद में अगर 3 से अधिक पद रहेगा
बहुपद कहने का मतलब क्या, बहुत सारे पद है ना, तो 10 पद रहे, 12 पद रहे, 20 पद रहे, 50 पद रहे, है ना, उसको बहुपद कह देना। ठीक, चलो। अब क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, चलो मैं पहले ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन बस आपको ए बी सी डी लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ऑप्शन ऑप्शन ए है एक पदी के लिए। अगर आपको लगता है कि जो मैं लिखने वाला हूँ एक पदी है तो आप ऑप्शन ए करना। ऑप्शन बी है द्विपद के लिए। ऑप्शन सी है आपके लिए त्रिपद के लिए। और ऑप्शन डी है नन के लिए, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5x² + 8, ये क्या है, ए बी सी या डी। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। पवन का आंसर आ गया। हाँ, इतना ही समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस टर्म्स ही तो गिनना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दो, दो पद है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, दो टर्म है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं 9x का पावर 9√x + 7y, ये बताओ ए बी सी या डी। ध्यान से, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, सोचो थोड़ा, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इसको द्विपद नहीं कह सकते। आप कहोगे सर यहाँ वर्गमूल x आ गया तो यह तो बहुपद ही नहीं है। अब द्विपद क्या होता है, वो तो बहुपद का एक प्रकार है ना, तो ये बहुपद ही नहीं है तो द्विपद भी नहीं होगा, बहुपद ही नहीं है तो आप ऑप्शन इसको बोलोगे सर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। समझ में आया। कभी भी नेगेटिव पावर आ जाए सिर्फ ऐसा मत करना कि नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेना। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x² + 3x + 2x, ये बताओ ये क्या है, ए बी सी या डी। वेरी गुड पवन, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ तीन जल्दी से गिन के बता दिया। आप देखोगे सर यहाँ पर 3x और 2x ऐड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बन गया 5x² और ये बन गया ऐड होकर 5x, सिंप्लीफाई हो गया। अब ये ऐड नहीं होगा तो अब हमें दिख रहा है दो टर्म, है ना, दो टर्म। तो आप बोलोगे सर द्विपद होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो समझ में आया कि पहले चेक करेंगे कुछ ऐड हो रहा है कि सबट्रैक्ट हो रहा है, पहले चेक करेंगे वो बहुपद है भी या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हड़बड़ी नहीं करना, थोड़ा रुक कर देख लेना कि बहुपद बहुपद हो, पहले देखना बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद होगा तभी आप देखना एक पदी द्विपदी या त्रिपदी। ठीक है, चलो मुझे बताना। अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x² + 5x प्लस, या मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर +4, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं माइनस का 5x, ये क्या है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। कितने टर्म्स हैं, आप बोलोगे सर ये 5x से 5x तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या 9x² + 4। अब यहां पर से मुझे क्या दिख रहा है, बहुपद है क्या, बिल्कुल एक बहुपद है ना, बहुपद तो है ना, क्योंकि दोनों जगह मुझे चर का जो पावर दिख रहा है पावर 2 दिख रहा है, पूर्ण संख्या दिख रहा है। तो हम कहेंगे ये तो द्विपद, दो टर्म है ना, दो टर्म है तो उसको द्विपद नाम देंगे। ठीक है, द्विपद देंगे। क्लियर। ऐसा मत बोलना कि सर हमें चार पद दिख रहे थे तो इसको बहुपद कर दिया, चतुर्पदी कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन आसान बेसिक तो है लेकिन साथ में करो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत कम समय लगेगा, बस आपको देख के पहचान लेना है। देखिए 3y क्या है, अगर मैं लिख दूं 3y तो इसको आप क्या बोलोगे, बस ऑप्शन देख के पहचानिए। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। 3y क्या है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, इनमें से कोई नहीं। अब ये सारे क्वेश्चन फिर से मैं कहूंगा वही चीज है, इसमें आप समय बचा सकते हो। पहली बात तो आप समय बचा सकते हो। दूसरा, ये सारे क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, सही करोगे आपका रिपोर्ट सही होगा। ठीक है, और ध्यान से अगर मेरी बातें सुनोगे क्लास में तो कम से कम ये सारे क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे ना, क्योंकि बहुत बेसिक से बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हो।
भी काफी कम आंसर आए, इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? बस पदों की संख्या देख लो ना, कितने टर्म्स है यहाँ पर। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आप वो सोचो कितने टर्म्स है और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो। पदों की संख्या के आधार पर ही तो बहुपद पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं लास्ट 10 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। आंसर काफी कम आए हैं। ठीक है, अभी कुछ आंसर आया है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, यहाँ पर आंसर तो सही आए हैं काफी लोगों के, लेकिन कुछ आंसर मुझे द्विपद दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी कुछ बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो पद कैसे दिख रहे हैं आपको? आप लोग कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हो क्या, 3 और y को देख रहे हो क्या? तो ऐसा नहीं कह सकते ना, 3 और y लिख, ऐसा नहीं कह सकते। आप बोलोगे सर ये 3 गुना y है, और 3 गुना y है तो ये एक पद होगा ना सिंपली। तो इतना करते नहीं है, सिंपली आप बोलोगे सर 3y जो लिखा गया है ये पूरा का पूरा एक पद है ना, सिंपली एक टर्म। और एक टर्म है तो कहेंगे ये एक पद ही है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई आपसे पूछे तो एक पद ही है। ये बहुपद है या नहीं है? हाँ बहुपद भी है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर एक है और पूर्ण संख्या, तो एक बहुपद भी होगा। बहुपद में कैसा बहुपद? तो एक पद ही। ठीक है, क्योंकि एक टर्म है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के बताइए। पहले आप देखो ये बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितने टर्म्स है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मतलब जो भी लिखा गया था। जेड का पावर 3 -7z² -z। ठीक है, पहले चेक करो ये बहुपद है या नहीं है। और अगर बहुपद है तो फिर टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। अगर एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, त्रिपद है तो त्रिपदी। और अगर आपको लगता है नहीं एक दो तीन है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर कीजिए। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं आया है। वेरी गुड। तो यही होना भी चाहिए, अगर गलतियों से ही आप सीखते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन गलती हो गया, कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। फिर ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही करके, मतलब कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो। ठीक है, और हड़बड़ी तो कहीं मत किया करो आंसर करने में। चलो 10 सेकंड में एंड कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर में इंप्रूवमेंट है। इस बार मैक्सिमम आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है। एक नहीं, शायद दो आंसर गलत था, एक या दो आंसर गलत था। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर सबसे पहला चीज ये बहुपद है या नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे सिंपली ये बताओ, ये जो लिखा गया है ये बहुपद है या नहीं है, यस और नो। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो भी वेरिएबल है हमारा जेड है ना, चर क्या है हमारा जेड, इसका घात क्या है, पहले जगह पर पावर 3 लिखा गया, दूसरे में पावर 2 लिखा गया, और तीसरे में कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 लिखा गया। 3, 2, 1 तीनों ही पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यह बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो है। अब सवाल उठता है कि अगर बहुपद है तो कितने पद है, तो आप बोलोगे सर एक पद, दो पद, तीन पद, टोटल 3 टर्म हो गए, माइनस के द्वारा अलग किया गया है, तो आप बोलोगे सर ये त्रिपदी हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, बस इतना, काम खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको 10-15 सेकंड लगना चाहिए, बस इतना देर में आप क्वेश्चन पढ़ते हो, रीड करते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है y² - 7y, y² - 7y। क्वेश्चन नंबर 35 है। y का पावर 2 -7y, पहले डिसाइड करना है बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो कौन सा बहुपद का टाइप बताओ, ए बी सी या डी।
ठीक है, अभी तक 2 आंसर आए हैं और दोनों ही आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, अभी जितने भी आंसर आए, कुछ बच्चों के और आंसर आए, बिल्कुल सही है। तो बस पहला वाला क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ था आप लोगों का, ठीक है, कोई बात। लेकिन समय ले रहे हो, क्वेश्चन इजी है, इतना समय नहीं लगेगा ये सारे क्वेश्चन में। तो फिर आप अगर इतना समय एग्जाम में लोगे, फिर एग्जाम में समय की कमी होती है। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको आप जल्दी करो, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में समय बच सके बाकी कठिन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पे भी थोड़ा आप लोग ध्यान दो कि जो इजी क्वेश्चन है कम से कम उसको तो हम जल्दी कर पाए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड और 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा। 5, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी समझ लेते हैं इसको। यहां पर बोला गया है सिंपली एक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल लिख दिया गया, y² - 7y। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर जो है हमारा y है, y का जो घात है एक जगह 2 दिख रहा है, एक जगह 1 दिख रहा है। तो डेफिनेटली हमने डिसाइड कर लिया पूर्ण संख्या है सभी जगह पर चर का घात, तो बहुपद तो होगा। ठीक है, बहुपद होगा। उसके बाद कितने टर्म है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 पद, यहाँ पर 2 पद। अगर बहुपद है तो 2 पद है ना, साफ दिख रहा है कि हमारे पास 2 टर्म है, माइनस के द्वारा अलग किया गया। और 2 पद है तो ये द्विपद होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स थे, इसलिए हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारा आंसर बाइनोमियल होगा, द्विपद होगा। ठीक है, यस और नो, क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था लेकिन अब समय हो चुका है। कुछ बच्चे शायद लेफ्ट भी कर रहे हैं और क्लास एंड करते हैं, अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो एक क्वेश्चन रह गया वो अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।